सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई न्यू स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में आए हो तो कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। नर मने यहाँ पे वो स्त्री और पुरुष दोनों को एड्रेस करते हैं कि हमें ये समझना है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उस पर्पस को फाइंड आउट करना है। और उस पर्पस को फाइंड आउट करने के बाद हमें बिल्कुल अपने आप को इमर्स कर देना है, बिना ये सोचे कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। हमें यहाँ सफलता पाने के लिए सोचने और उसके बारे में सोचकर डरने नहीं आए हैं। हम अपने पर्पस की तरफ एक एक कदम बढ़ाने के लिए आए हैं। और यकीन मानिए, जब हम अपने आप को एक ऊंचे काम में पूरी तरह से डुबो देते हैं, जिसको फ्लोटेशन में इमर्सन करते, इमर्स कर देते, एक्टिंग की दुनिया में इमर्जन वर्ड बहुत यूज़ होता है, तो वो जो चीज़ जिसको हम पाने की कोशिश कर रहे थे, हम उसके लायक बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस में जब लायकी आ जाती है तो वो चीज़ भी हमें मिल जाती है। तो डर लग रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, बस गिव अप मत करिएगा। आज हम साइंस में प्रेशर एंड फ्लोटेशन, ये दो टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं फिजिक्स में। ये साइंस बीपीएससी के साथ साथ ईपीएफओ के भी टॉपिक में है, सिलेबस में है, तो ईपीएफओ वाले आप भी फॉलो कर सकते हैं। सो आप क्लास एंजॉय करिए। और आपको मैं कबीर साहब की एक लाइन जो कल मैंने कम्युनिटी और टेलीग्राम पे डाला था, कि उसकी जो दूसरी लाइन है वो ज़्यादा हमारे काम की है कि पुरजा पुरजा कट मरे तब हो न छाड़े खेत। यानी जब हमने अपना एक गोल्ड पर्पस हमने फाइंड आउट कर लिया कि एग्जैक्टली मैं आया क्यों हूँ, किस काम को करने के लिए आया हूँ, देन फिर हमें हमारा पुर्जा फील्ड में, बैटल फील्ड में अपने काम को करते हुए लाख फेलियर आए, लाख बाधाएं आए, लाख चुनौतियां आए, लाख क्रिटिसिज्म आए, कुछ भी हो जाए, हमें फील्ड नहीं छोड़ना है, बैटल फील्ड नहीं छोड़ना, यानी गिव अप नहीं करना है। ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो चलिए, अब मैं आपको क्लास के साथ छोड़ जाती हूँ। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। तो लेट्स डिस्कस प्रेशर। एग्ज़ाम प्रेशर वाला ही प्रेशर है ये, कि किसी भी सरफेस पे, व्हाट इज़ प्रेशर, किसी भी सरफेस, ये मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है, बट ये फोर्स का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखिएगा, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू द पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इस सरफेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मली, दैट इज इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। एंड ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो फोर्स इक्वल टू एफ बाई एरिया। एफ क्या है? एफ बाई ए। एफ क्या है? एफ इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस। सरफेस पे, ये सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स यानी 90 डिग्री टू द सरफेस। एंड ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस। क्लियर है ये? अगर प्रेशर के एसआई यूनिट की बात करें तो याद रखेंगे कि प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड अगेन, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। तीन चीज़ें याद रखनी है। कौन सी? प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये फोर्स क्या होना चाहिए? ये नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। एंड प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से आपको यही टेक अवे लेकर एग्जाम हॉल में जाना है। अब प्रेशर के बाद हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हमने बहुत नाम सुना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। चलिए आज इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। सो अगर हम एक मर्क्यूरी कॉलम ले लें, मान लीजिए मर्क्यूरी कॉलम है, जस्ट
ये मर्क्यूरी कॉलम है, 76 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ये फिक्स होना चाहिए, इसमें हम डाइल्यूशन नहीं कर सकते हैं। 76 सेंटीमीटर लेंथ का मर्क्यूरी कॉलम जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा जाता है और 45 डिग्री लैटिट्यूड पे रखा जाता है, और उस समय जब ये जो मर्क्यूरी कॉलम जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डिफिनीशन है, आपको 76 सेंटीमीटर लेके चलना पड़ेगा, राइट। इसको हम 78 नहीं कर सकते, 67 नहीं कर सकते। अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चीज़ है, 3 चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक मर्क्यूरी कॉलम है, इसकी जो हाइट है या लेंथ है वो कितनी है, 76 सेंटीमीटर है। ये मर्क्यूरी कॉलम जो कि 76 सेंटीमीटर का है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखा गया है, और ये मर्क्यूरी कॉलम जो कि 76 सेंटीमीटर लेंथ का है और 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखा गया है, ये 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जब रखा जाता है और उस समय ये कॉलम जो प्रेशर एग्जर्ट करता है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर करते हैं। याद रखेंगे, जो रेगुलर प्रेशर है उसको पास्कल में मेजर करते हैं, और पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब बात आती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर करते हैं, और बार और पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक रिलेशन है। आप याद रखेंगे कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको अपने जो भी रफ कॉपी है उसमें नोट डाउन करते जाना है। आगे बढ़ने से पहले कल मॉर्निंग में आपकी बिहार की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, एंशियंट, जो जिस ऑर्डर में भी एंशियंट से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ कल ही मॉर्निंग में आपका एक मैथमेटिक्स का भी क्लास आएगा। आपसे अनुग्रह है, आपसे आग्रह है कि आप कॉपी सिर्फ सुनिए नहीं, मुझे पता है बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, बट इन क्लासेस को रिवीजन क्लास की तरह लीजिए, और अगर नहीं किया है तो इनको, अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है तो इनको एक अंडरस्टैंडिंग क्लास के तौर पे भी ले सकते हैं। लूसेंट में जितना भी कंसेप्ट है उसमें से कुछ नहीं छूटेगा। सो आपसे अनुग्रह है कि जो भी क्लास करेंगे आप कीवर्ड्स नोट डाउन करते जाएंगे, और सेकेंड टाइम आपको इन वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उन कीवर्ड्स को रिवाइज करेंगे, और जब नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप सेकेंड टाइम 2x 3x जितनी भी स्पीड है उस पर देख सकते हैं। क्लियर है ये? सेम गोज फॉर करेंट अफेयर्स। कल से आपका करेंट अफेयर्स का क्लास भी आएगा। सो कमर बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सो हमने क्या देखा कि बार क्या है, बार किसका यूनिट है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, एंड पास्कल रेगुलर प्रेशर का है। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी एक्सप्रेस करते हैं। बार और पास्कल में एक रिलेशन है, दैट इज 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ये आप याद रखेंगे, राइट। अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार के साथ साथ एटीएम में भी एक्सप्रेस करते हैं। एटीएम माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार के साथ साथ एटीएम में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर एटीएम और बार में रिलेशन निकालना हो तो 1 एटीएम इक्वल टू हाउ मच बार, 1.01 बार, ये आप याद रखेंगे। 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 बार, एंड दिस इज इक्वल टू 760 टॉर। अब टॉर क्या है, टॉर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है। जब हम मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है वो बार या फिर हम एटीएम में ले सकते हैं। लेकिन जब हम मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ जो है उसको मिलीमीटर में मेजर करते हैं उस समय जो हम यूनिट लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो टॉर होता है। तो याद रखेंगे कि 1 बार इक्वल टू, हमने अभी देखा 1.01 एटीएम, एंड दिस इज इक्वल टू 760 टॉर। ये आप याद रखेंगे। यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देख लेते हैं, और इसका क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो हमें
याद रखना है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ATM डिक्रीज होता है। अभी एल्टीट्यूड क्या होता है? अर्थ के सरफेस पे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है उसी को एल्टीट्यूड, अर्थ के सरफेस से हाइट को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज यानी अर्थ के सरफेस में आप जितना ज़्यादा ऊपर चलते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरता हुआ मिलेगा। और यही रीज़न है कि पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन द माउंटेन, राइट। एंड दूसरा, अगर आप देखें, अगर आप कभी प्लेन में चलें और वहाँ पे सडन अगर प्रेशर ड्रॉप होता है तो अगर आप पॉकेट में एक फाउंटेन पेन यानी बॉल पॉइंट पेन लेकर चल रहे हैं तो वो पेन जो है वो लीक कर जाती है बिकॉज ऑफ द सडन ड्रॉप ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपने याद कर ली कि हाइट बढ़ने के साथ यानी एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, बट ये डिक्रीज़ ग्रेजुअल नहीं है कि नहीं हम जिस रफ्तार से हाइट बढ़ रहा है उसी रफ्तार से प्रेशर भी डिक्रीज होगा। आफ्टर ए पॉइंट, आफ्टर ए हाइट, आफ्टर एन एल्टीट्यूड, ये जो डिक्रीज है ये सडन होता है, ड्रास्टिक ड्रॉप होता है प्रेशर में। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं है, राइट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट तो हमने देख लिया, राइट। बार है, ATM है, और जब मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ को हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं तो टॉर भी है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं? तो याद रखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। किससे मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बताइए? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर की रीडिंग अगर आपको पढ़ना आ जाए तो आप वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, आपको मौसम विभाग पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब बैरोमीटर की रीडिंग पढ़ लीजिए तो आप वेदर फोरकास्ट अपने इलाके का कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैरोमीटर की रीडिंग में माहिर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग सडनली फॉल हो रही है, राइट, सडनली फॉल हो रही है, सडन डिक्रीज हो रहा है बैरोमीटर की रीडिंग में, यानी स्टॉर्म आने वाला है, यानी सडन डिक्रीज इन प्रेशर, यानी सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर रीडिंग मतलब सडन डिक्रीज इन प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ इनकमिंग ऑफ स्टॉर्म। अगर आपको ये दिखता है कि बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो धीरे धीरे फॉल हो रही है, धीरे धीरे रीडिंग गिर रही है, यानी प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, स्लो फॉल हो रहा है, तो आप कहेंगे कि लगता है बारिश होगी, यानी रैन आने वाला है, बारिश आने वाली है। और अगर आप बैरोमीटर पढ़ रहे हैं और बरसात से परेशान हैं और सडनली बैरोमीटर जो है उस पर उसकी रीडिंग धीरे धीरे इंक्रीज होती है, स्लो राइज होता है बैरोमीटर की रीडिंग का, यानी प्रेशर धीरे धीरे स्लो इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई लगता है मौसम साफ होने वाला, यानी स्लो राइज ऑफ द बैरोमीटर रीडिंग इज द इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर। ये आप याद रखेंगे, आप चाहे BPSC के हैं या फिर EPFO के हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। UPSC वाले भी इसको सुन सकते हैं, आपका कंफर्ट और आपका डिस्कशन है। मैं NCERTs कराऊंगी 9th एंड 10th की, राइट, साइंस की। चलिए, अब हमने ये प्रेशर देख लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया और बैरोमीटर की रीडिंग को भी पढ़ना समझ लिया। अब हम देखेंगे कि लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, राइट, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये लिक्विड भरा हुआ है, राइट, यहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड जो है इस कंटेनर के वाल पर या फिर कंटेनर के बेस के यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ द लिक्विड, राइट। ये लिक्विड हमने कंटेनर रखा, राइट, इसमें लिक्विड भरा हुआ अप टू सर्टेन हाइट। अब इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो इस कंटेनर के वाल के यूनिट एरिया पे या फिर इसके बेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय molecules of the liquid on the unit area of base of the container या फिर unit area of wall of the container is called pressure of the liquid, right।
अब फिर से हम कंटेनर बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी में कंटेनर बनता है ना। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, इस हाइट तक वाटर भरा हुआ है, राइट। सो अगर हमको इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट पे कितना प्रेशर ये लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है इसको निकालना है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट एच सरफेस से एच हाइट पे है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट इस पॉइंट का हमें निकालना है प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये सरफेस से एच हाइट पे है और इस लिक्विड की डेंसिटी डी है। सो अभी ये लिक्विड जो है इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रहा होगा वो होगा P से, अगर इसको इंडिकेट करें तो P = HdG, यानी प्रेशर exerted by the liquid is directly proportional to the height यानी height from the surface। दूसरा, pressure exerted by the liquid is directly proportional to the density of the liquid। अब हमने एक कांस्टेंट ले लिया g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो P = HdG आप याद रखेंगे, राइट। ये पास्कल लॉ में भी आपको समझ में देखने को मिलेगा। सो P = HdG। अब प्रेशर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे बुद्धि के अंदर होने ही होने चाहिए, नोटबुक में तो होने ही होने चाहिए, हमारे माइंड में डाइजेस्टेड होने चाहिए। आइए फिर से एक कंटेनर बना लेते हैं, है ना, समझ में आएगा। ये लिक्विड यहाँ तक है हमारा भरा हुआ। अब मान लीजिए इस लेवल के लिक्विड की हम बात करें, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, इस लेवल के लिक्विड की बात करें तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे इस लेवल पे सबका इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी लिक्विड होंगे उन सबका प्रेशर क्या होगा, एक पॉइंट पे सेम होगा। सारे इस लेवल पे जितने भी लिक्विड होंगे उन सबका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हमने एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में देखा, राइट, कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है सेम होता है ऑल पॉइंट्स पे। यानी इस क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो आप यहाँ जो प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे वही यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करेंगे और वही यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करेंगे एंड वही यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये सरफेस से, ओपन सरफेस से सेम हाइट पे है। हमने देखा था P is directly proportional to H, वही इसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। हमने अब देख लिया कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है ऑल द पॉइंट्स पे। अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। अगेन हम कंटेनर बनाएंगे और यहाँ तक हमारा लिक्विड है। अब इस पॉइंट पे अगर हमें मेजर करना है कि प्रेशर क्या होगा, तो इस पॉइंट पे स्टैटिक लिक्विड, यानी ये कंटेनर का लिक्विड है, हिल डुल नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर का सेम वैल्यू होगा किसी भी डायरेक्शन में। आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड एट दिस पॉइंट ये सेम होगा। पहला पॉइंट हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे बताता है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर जो भी लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है वो सेम होगा ऑल द डायरेक्शन पे। एंड तीसरा एंड चौथा हमने जो पढ़ा था कि P is directly proportional to H, P is directly proportional to D, और हमने एक फॉर्मूला दिया था P = HdG, where G is the एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। सरफेस से, फ्री सरफेस से अगर इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है तो इसका डेप्थ क्या है, इसको हमने H में मेजर किया था, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। एंड अगेन जो फोर्थ पॉइंट है कहता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर है, लिक्विड किसी भी लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और यहीं से हमने डिवाइड किया P = HdG, where P is the pressure of a liquid at a particular point, H is the depth of the point from the free surface, D is the density of the liquid and G is the acceleration due to gravity, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है ये आपको? चलिए अब हम पास्कल लॉ थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ने से पहले
कबीर साहब का फिर से वो मुझे याद आ रहा है कि पुरजा पुरजा कट मरे तब हो न छाड़े खेत। ये मेरे लिए भी लागू होता है और आपके लिए भी लागू होता है। किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कोई भी आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं, आपकी हॉबी है, एक्सप्लोर करिए, लेकिन उस एक्सप्लोरेशन के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, फिर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता। हमें बस बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, राइट। और बढ़ने का डिफिनीशन हमेशा उड़ना नहीं होता है, हमेशा दौड़ना नहीं होता है, हमेशा चलना नहीं होता है। हर किसी के सिचुएशन अलग है और उन सिचुएशंस में अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे सिचुएशन में हो जिसके लिए आगे बढ़ने का मतलब रेंगना हो, यानी इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो और बस वो कोशिश कर रहा है, उसकी नीयत है आगे बढ़ने की, वो उसका बेस्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि पास्कल लॉ फॉर प्रेशर। पास्कल लॉ किससे रिलेटेड है? प्रेशर के लिए रिलेटेड है। प्रेशर किसका? लिक्विड का प्रेशर से रिलेटेड है। यही आपको याद रखना है कि पास्कल लॉ प्रेशर से रिलेटेड है बट लिक्विड का प्रेशर है। दो लॉज हैं, हम दोनों को समझेंगे, ठीक है। अब पास्कल लॉ का जो पहला लॉ है ये कहता है कि अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। पास्कल लॉ का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक लिक्विड में सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो लिक्विड में सारे पॉइंट्स पे एट ऑल पॉइंट्स प्रेशर विल बी सेम इन अ लिक्विड। कंडीशन यही है कि इक्विलिब्रियम हो और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो। क्लियर है ये? अब दूसरा पास्कल लॉ क्या कहता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बताती हूँ कैसे पूछेगा। दूसरा पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, मान लीजिए ये बैलून है और इस बैलून के अंदर हमने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो ये इनक्लोज्ड फ्लूइड हो गया कि अब इस इनक्लोज्ड फ्लूइड पे अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिस्ड टू एवरी डायरेक्शन। मान लीजिए आपने बैलून को यहाँ से और यहाँ से दबाया, आपको क्या लगता है कि ये यहीं तक सीमित रहता है? जिस इंटेंसिटी एंड जिस मैग्नीट्यूड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे आप, वो सेम मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल प्रेशर इस बैलून के अंदर मौजूद वाटर के हर पार्टिकल पे लगेगा और हर डायरेक्शन में लगेगा। और ये बैलून वाला जो है ये पास्कल लॉ का आप याद रखेंगे। सो यही दो पास्कल लॉ के डेरिवेटिव्स हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है इनक्लोज्ड फ्लूइड में तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हर डायरेक्शन में अनडिमिनिस्ड ट्रांसमिट होता है। अनडिमिनिस्ड का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कम नहीं होती है, इसकी वैल्यू कम नहीं होती है। क्लियर है ये? आइए, पास्कल लॉ पे कौन कौन सी मशीन्स, कौन कौन सी इक्विपमेंट काम करते हैं? सो हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक प्रेस का एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जाम्पल है। ये सब के सब पास्कल लॉ पे काम करते हैं, राइट? ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब के सब पास्कल लॉ पे काम करते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, राइट? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? सो मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूज़न पे एक्सपैंड होता है, व्हाट इज फ्यूजन? डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट सब्सटेंसेस का इकट्ठे मिलना, दैट इज फ्यूजन। लेमैन शब्दों में बताओ तो अगर कोई सब्सटेंस है जो फ्यूजन पे एक्सपैंड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका जो फ्यूजन पे एक्सपैंड होता है तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और एग्जाम्पल है वैक्स। अब अगर कोई सब्सटेंस है जो फ्यूजन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, सिमटता है, अपने वॉल्यूम को और ज़्यादा कंडेंस कर लेता है,
तो अगर इस तरह के सब्सटेंस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ये आप याद रखेंगे। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूजन पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, अपने आप को और ठोस कर लेना, तो अगर ऐसे सब्सटेंस में हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, आप याद रखेंगे। और इसका एग्जांपल है आइस। अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो याद रखिएगा कि प्रेशर इंक्रीज अगर हम करते हैं तो सारे मटेरियल, सारे सब्सटेंस में, चाहे वो फ्यूजन से एक्सपैंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑल मटेरियल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, राइट। प्रेशर इंक्रीज करने से सारे मटेरियल्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूजन पे एक्सपैंड हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने के साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूजन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए, हमने प्रेशर देख लिया, अब हम फ्लोट करेंगे, राइट। लाइफ में कभी कभी हमें सिर्फ फ्लोट करना होता है, यानी हमें अपने आप को फ्री फ्लो छोड़ देना होता है। बहुत समय हम बहुत जतन कर लेते हैं, बहुत प्लान कर लेते हैं, बहुत एफर्ट भी लगाते हैं, बट उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें क्या करना चाहिए? एफर्ट लगाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, एफर्ट हम लगाएंगे बट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट के लिए हम जो जतन कर रहे थे और उम्मीद लगा रहे थे उसको छोड़कर हम सिर्फ कर्म पे यानी प्रोसेस पे ध्यान देंगे, अपने आप को फ्लोट होने देंगे, राइट। चलिए आइए, सो फ्लोटेशन में कुछ चीज़ें हैं, आपको बायोएंट फोर्स के बारे में जानना है। इसमें आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फ्लोटेशन के रूल्स पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ बायोएंसी क्या होता है, थोड़ा सा हम डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं कि बायोएंट फोर्स क्या होता है, राइट। तो अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये लिक्विड में होली या पार्टली इमर्स्ड है। होली या पार्टली, होली मतलब पूरी तरह से, या पार्टली मतलब हाफ, थोड़ा मोड़ा। अगर ये बॉडी लिक्विड में होली या पार्टली इमर्स्ड है तो ये लिक्विड जो है इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा, इस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट मिनट, मान लीजिए ये लिक्विड है, राइट, ये लिक्विड है। अब यहाँ पे एक बॉडी बी है। अब ये बॉडी बी इस लिक्विड में होली सबमर्ज है, यानी यहाँ पे इसका फेस हो सकता है, या फिर ये आधा ऊपर आधा लिक्विड में, इसको पार्टली सबमर्ज कहते हैं। तो बायोएंट फोर्स क्या होता है कि बॉडी जो है, अगर ये होली या पार्टली सबमर्ज है इस लिक्विड में, तो अब ये जो लिक्विड है इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं बायोएंट फोर्स। क्लियर है? सो बायोएंट फोर्स क्या है? ये बायोएंट फोर्स इज द फोर्स exerted by the liquid on the body that is either wholly or partially immersed in the liquid, और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपवर्ड होता है, ठीक है। अब इस फोर्स को बायोएंट फोर्स कहते हैं, या फिर इसको आप फोर्स ऑफ बायोएंसी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। या इसी को ही अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और ये बायोएंट फोर्स किसके बराबर होता है? देखिए, जब कोई बॉडी लिक्विड पे अगर फ्लोट कर रही है, इधर फ्रीली या पार्सली, तो ये जो लिक्विड का ये जो बॉडी है, ये लिक्विड का सर्टेन वेट डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो ये जो बायोएंट फोर्स होता है, ये किसके बराबर होता है? दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। ये बायोएंट फोर्स किसके बराबर होता है? बायोएंट फोर्स किसके बराबर है? ये बायोएंट फोर्स जो है, ये जो बॉडी है, ये जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है उसके वेट के बराबर है। और ये जो बायोएंट फोर्स है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह काम करता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। और इस स्टडी को पहली बार आर्किमिडीज ने किया था,
और उन्हीं के नाम पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। और ये कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है ये होली या पार्टली इमर्स्ड है लिक्विड में, तो इस बॉडी के वेट में एक अपरेंट लॉस होगा। इस बॉडी के वेट में एक अपरेंट लॉस होगा, और ये अपरेंट लॉस किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जब आप तैरते हैं तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा एक वेटलेसनेस फील होता होगा, और वो जो अपरेंट लॉस है आपकी वेट का, वो किसके बराबर है? जब आप पानी में तैर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट वाटर का डिस्प्लेस कर देती है। सो ये अपरेंट लॉस ऑफ वेट आपका जो है वो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। क्लियर है ये? आइए, हमने फ्लोटेशन, बायो एंड फोर्स देख लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लिया। आइए अब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन देख लेते हैं कि कोई बॉडी किसी लिक्विड पे कब फ्लोट करेगी, राइट? सो मान लीजिए हमारी अगेन हम लिक्विड बनाएंगे माफ़ करिएगा अगेन हम लिक्विड बनाएंगे और इस पर हम एक बॉडी को प्लेस कर देंगे। तो फ्लोट का कंडीशन यही है कि इस बॉडी का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कंडीशन होगा तभी फ्लोट करेगी। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और जब मैं बॉडी की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स ये बॉडी जिस मटेरियल से मिलकर बनी होगी उस मटेरियल की डेंसिटी होगी, बट शॉर्ट में डेंसिटी ऑफ द बॉडी अगर लिक्विड के डेंसिटी से कम या उसके बराबर हो तभी वो बॉडी फ्लोट करेगी। अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड तो ये बॉडी डूब जाएगी। सो ये क्लियर है? ये फ्लोटेशन के लिए पहला कंडीशन हमने देख लिया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी शुड बी लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर बॉडी की डेंसिटी ये लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो जाए, ये दोनों फ्लोटेशन का ही केस है, लेकिन इसका स्पेशल केस है, सेकेंड वाला ले रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू वाला ले रहे हैं कि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो जाए, इस केस में जो बॉडी है ये फुली सबमर्ज हो जाएगी लिक्विड में, और इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी ये बॉडी बिल्कुल ये वाटर के सरफेस पे बिल्कुल फ्लोट करेगी। यानी आप बिल्कुल वाटर के सरफेस पे आप जब देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा सा एक पानी के साथ एक कोई पर्टिकुलर बॉडी भी मूव कर रही है, सरफेस से ऊपर नहीं रहेगी बट ये फ्लोट कर रही होगी, डूबेगी नहीं। कब? जब इस बॉडी की डेंसिटी इस वाटर के डेंसिटी के बराबर हो जाए तो ये फुली सबमर्जन का फ्लोटेशन है और इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और इस सिचुएशन में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में जो वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ द बॉडी ये किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ये बॉडी जो है ये कुछ ना कुछ लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगी। सो अगर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है यानी फुल सबमर्जेंस का केस है, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है, सो उस केस में वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगा। एंड अगेन याद रखेंगे कि फ्लोटेशन के केस में जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए। फ्लोटेशन के केस में ये जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये जो बॉडी जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। याद रखेंगे। अब सेंटर ऑफ बायोएंसी भी यहाँ पे समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ बायोएंसी क्या होता है? अगर ये जो बॉडी है इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन है वही सेंटर ऑफ बायोएंसी होता है। क्लियर है? ये लिक्विड बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया, ये बॉडी लिक्विड है, यहाँ पे एक बॉडी है। अब इस बॉडी ने जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, इस डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ बायोएंसी कहलाता है। क्लियर है ये? आइए
अब हम क्लास के एंड में पहुंच गए। डेंसिटी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी आसान है, आप सबको पता होगा ही। डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? जब किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को हम अगर वाटर के 4 डिग्री, जब वाटर 4 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, उसकी डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्या दोबारा बताती हूँ, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को जब हम 4 डिग्री टेम्परेचर के वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? तो एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, एक रिलेटिव हटाइए इसको, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उसकी डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि हम दो डेंसिटी का रेशियो ले रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, तो याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है, क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? और रिलेटिव डेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर में मेजर करते हैं। DRO हाइड्रोमीटर, याद रखेंगे, यहाँ पे आपका पूछा हुआ सवाल है। अगेन अगर हम बात करें सी वाटर का डेंसिटी, अगर समुद्र के पानी की और नॉर्मल पानी की डेंसिटी को कंपेयर करें, तो समुद्र का पानी का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पानी। एंड यही रीज़न है कि आप समुद्र के पानी में तैरना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पानी। यानी आप अगर रिवर वाटर और सी वाटर में कंपेयर पूछा जाए, तो रिवर वाटर की सैलिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सी वाटर। सी वाटर ज़्यादा सलाइन होता है, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर, इसलिए इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, नॉर्मल वाटर और रिवर वाटर। क्लियर है ये? एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जब आइस फ्लोट करता है, तो इसका 1/10 पार्ट जो है पानी के बाहर रहता है। यानी याद कीजिए, टाइटैनिक अगर आपने देखा होगा तो वो सीन, जब टाइटैनिक पे ये लोग देखते हैं दूर से, तो उनको एक छोटा सा पोर्शन दिखाई देता है, दूर से एक छोटा सा आइस का टुकड़ा दिखाई देता है, उनको लगता है ये छोटा सा है, क्योंकि एक्चुअली में 9/10 जो आइस का पोर्शन होता है, ये हमेशा पानी के अंदर होता है। पानी के जो बाहर आइस होता है 1/10 होता है। और धीरे धीरे जब वो आइसबर्ग नज़दीक आया, तो उसके सरफेस एरिया को देख के समझ में आया कि भाई ये तो बहुत विशाल है। यानी बहुत नज़दीक आने पे समझ में आया कि ये 1/10 तो इतना ज़्यादा है, तो 9/10 जो अंदर है वो क्या होगा। और क्योंकि ये आइसबर्ग इतना बड़ा था, इतना हेवी था, और इतने स्पीड से, एक तो टाइटैनिक की स्पीड अपनी थी और एक आइसबर्ग का अपना स्पीड था, और जब तक वो घुमाते घुमाते तब तक ये आइसबर्ग टकराया। और ये इतना पावरफुल था कि जो हस्क, आई थिंक ये बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ इस रीजन को, यहाँ पे ये छेद करके निकल गया। दैट लेड टू सबमर्जेंस ऑफ टाइटैनिक। क्लियर है ये? तो जब आइस फ्लोट करता है वाटर में, तो इसका 1/10 पार्ट ऊपर रहता है और एक 9/10 नीचे रहता है। और हमेशा अगर आप एक कप है, इसमें आप एक ग्लास लीजिए और इसमें आप फ्रिज से निकाल करके आइस क्यूब डालिए, तो इसका आप देखेंगे कि इसमें भी 1/10 आपको ऊपर मिलेगा, 9/10 नीचे मिलेगा। याद रखेंगे आप। और अगर मान लीजिए, यस, जैसा हमने अभी देखा ये कि ये हमारा वेसल है और इसमें हमने आइस क्यूब्स निकाल के डाल दिए, तो अभी जो वाटर का लेवल है वो इस आइस के मेल्ट होने से चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस आइस ने अपने वेट के बराबर वाटर ऑलरेडी डिस्प्लेस कर दिया था। तो क्योंकि ये अपने वेट के बराबर इसने वाटर डिस्प्लेस कर दिया है, तो अब ये मेल्ट होगा तो वाटर लेवल राइज नहीं होगा।
ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। और मिल्क की प्योरिटी मेजर करते हैं लैक्टोमीटर से। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर बीपीएससी एंड ईपीएफओ। यूपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लैक्टोमीटर से मिल्क की प्योरिटी मेज़र करते हैं। तो देखिए, बातों बातों में हम क्लास के इन में पहुंच गए हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, काम माइंड से, बिल्कुल शांत से। बहुत समय है अभी भी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। टेक केयर।